Good morning to all. Good Good morning. morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. देखो बेटा थर्ड कैटेगरी classification of colloidals. On the basis of classification of colloidals on the basis of type of particles of dispersed phase. Classification of colloidals on the basis of type of particles of dispersed phase. देखो बेटा इसके भी आप पे हम इनको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. मल्टीमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल्स. सर हाँ बेटा. सर लास्ट में एक डाउट है कि था नंबर ऑफ आयंस किसी भी कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करते बता दोगे? क्या बेटा? नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ आयंस किसी भी कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोल बेटा कौन से कंपाउंड के कैलकुलेट करने हैं? नहीं सर, मतलब ऐसे एग्जांपल लेके समझा देना कि कैसे करके करना. बेटा जैसे नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड कर रहा है बात. यस सर. जैसे Na2SO4 है तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा बेटा. ये आयंस एंड आयंस याद रखने पड़ेंगे. 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो 3 आयन बढ़ गए इससे. K4FeCN6. जैसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है ना पार्ट, वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है. तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 4 तो K प्लस हो गए प्लस FeCN6 4 नेगेटिव हो गए. बेटा ऐसे प्रैक्टिस से ही पता लगेगा देवेंदु. सर वो फॉर्मूले से भी तो पता चलता है ना, जैसे कोई भी कंपाउंड ले ले उसका पता चल जाएगा. बेटा कैसे पता लगेगा बता. इसमें सोडियम फॉस्फेट है, ये ऐसे डिसोसिएट होगा. जब आपको पता है कि फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव है तभी तो पता चलेगा. 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस. या Na प्लस की वैलेंसी पता है फिक्स 1 है, +1 चार्ज होता है कंपाउंड में. तो 3Na प्लस हो गए तो एक फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव हो गए. सर मतलब वो जो सारी जितनी भी वो रिएक्शंस दी हुई थी वो याद करनी है. हाँ ठीक है सर. समझ गया बेटा. देख बेटा तो मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइडल्स. देखो बेटा मल्टीमोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे सब्सटेंस होंगे और छोटे छोटे सब्सटेंस जुड़ के एक ऐसा पार्टिकल बनाएंगे कि जिसकी साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए. समझे मेरी बात? देखो क्या बोल रहा हूँ कि व्हेन मैनी स्मॉल एटम्स, बहुत छोटे छोटे एटम्स हो, आयंस हो. व्हेन मैनी स्मॉल एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर aggregated together to form a particle whose size lies in colloidal range.
बेटा समझे इस बात का मतलब कि मतलब छोटी साइज के पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, एटम, साइंस और मोलिक्यूल्स, वो जुड़ के एक ऐसा पार्टिकल बना लें कि जिसकी साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए, तो उनको बोलेंगे मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल्स। बेटा समझ गए क्या? यस सर। फिर देन दे आर डिस्पर्स्ड इन सुटेबल मीडियम टू फॉर्म अ कोलोइडल। सर ये पार्टिकल्स हुज साइज यही है ना सर? हाँ बेटा, पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स हुज साइज, छोटी छोटी साइज के पार्टिकल्स जुड़ के एक ऐसी साइज का पार्टिकल बना लें कि जिसकी साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए, मतलब 10 माइक्रो, ये 10 सर के। ये तो टूट भी तो सकता है ना, मतलब डिसएग्रीगेट भी हो सकता है ना। हाँ टूट सकता है बेटा, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं हम। कोलोइडल्स की स्टेबिलिटी की कल हम बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी, सस्पेंशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, तो उनमें कौन स्टेबल था? ट्रू सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा स्टेबल थे, तो वो टूट सकता है, इसीलिए तो कोलोइडल लेस स्टेबल होंगे। समझ गया बेटा बात? यस सर। देखो कि देन दो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स are dispersed aggregated particles are dispersed in suitable medium टू फॉर्म अ कोलोइडल। सुटेबल मीडियम में डिस्पर्स करके उसको हम कोलोइडल बना लेंगे बेटा। इसके एग्जाम्पल्स बताओ। देखो एग्जाम्पल्स जैसे गोल्ड सोल, एयू सोल, एजी सोल, सल्फर, एसेट सोल। देखो एसेट का मॉलिक्यूल हो गया, एजी और एयू के एटम्स होंगे, तो उनका जो कोलोइडल बनेगा वो कैसा टाइप का होगा बेटा? मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल्स। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद देखो मैक्रोमोलिकुलर। देखो मैक्रो, मैक्रो नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा। तो मतलब कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर दें इन, मतलब सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं उनसे हम? कोलोइडल रेंज की साइज के पार्टिकल्स बना लें। when large sized particles when large sized particles are dispersed in suitable medium to form a particle large size particles are dispersed in suitable medium to form a, या ऐसे लिखेंगे, large size particles are, when large size particles are broken down into suitable dispersion medium, DM लिख देता हूँ मैं सीधा ही, into suitable dispersion medium to form a particle whose size when large size particles are broken down into suitable dispersion medium to form a colloidal whose size lies in, जिसके साइज किस में लाई करे? कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाए बेटा, तो उनको क्या बोलेंगे हम? मैक्रोमोलिकुलर।
बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के छोटा पार्टिकल बनाए, कोलोइडल रेंज का पार्टिकल। समझ गए बेटा? एग्जाम्पल देखो, प्रोटीन्स, स्टार्च, गम, जेलेटिन, पॉलीमर्स। देखो पॉलीमर्स नाम से पता चल रहा है बड़ी यूनिट होगी या नहीं होगी बेटा? तो बड़ी यूनिट को तोड़ के और उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। समझ गए बेटा? यस सर। बोलो। उसके बाद एसोसिएटेड कोलोइडल्स। देखो एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ सब्सटेंस होते हैं, सर्टेन सब्सटेंसेस, certain substances at low concentration behave as normal electrolyte। लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। सोप मिसेल पढ़ा होगा ना तुमने 10th क्लास में? यस सर। तो लो कंसंट्रेशन के ऊपर यस नॉर्मल, सर, रेडियो स्ट्रक्चर बढ़ाती है। हाँ लो कंसंट्रेशन पे वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी इसका। एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बट as concentration increases they form a एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स बनाएंगे नोन एज एसोसिएटेड कोलोइडल्स। देखो बेटा पहला और ये एक जैसा सा लग रहा है ना देखने में? पहला लग रहा है कि छोटे छोटे एटम्स, देखो छोटे छोटे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल सीधे एग्रीगेट हो जाएं, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन का रोल हो गया कि लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो पार्टिकल्स जुड़ के एक ऐसा पार्टिकल बनाएंगे कि जिसकी साइज एसोसिएटेड कोलोइडल्स की रेंज के अंदर आ जाए। समझ गए बेटा बात? यस सर। इसके एग्जाम्पल है सोप मिसेल। बेटा बोलो, कोई डाउट है किसी में? मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलोइडल्स में एनी डाउट बेटा? नो सर। अब देखो बेटा इसमें अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो मोलिकुलर मास बताओ इनका क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? देखो इनमें बहुत छोटे छोटे एटम्स जुड़ के बना रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि इनके मोलिकुलर मासेस आर नॉट वेरी हाई। देयर मोलिकुलर मासेस आर नॉट वेरी हाई। इनके मोलिकुलर मासेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे बेटा। और मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके हाई मॉलिकुलर मास होंगे बेटा। और ये भी एसोसिएट होके बन रहे हैं तो इनके भी हाई मॉलिकुलर मासेस होंगे। बेटा समझ में आया या नहीं आया इनमें डिफरेंसेस? अरे बोलो भाई। यस। देखो उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस, देखो बेटा मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल्स, इनके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं।
मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल्स में क्या होते हैं बेटा? वीक वंडरवाल फोर्सेस। और मैक्रोमोलिकुलर के अंदर मैक्रो, देखो साइज जितनी ज़्यादा होती है तो वंडरवाल फोर्सेस इतने स्ट्रोंगर होते हैं, तो इसके अंदर होंगे स्ट्रोंग वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस, और इसमें क्या होंगे बेटा? स्ट्रोंग वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, और इनके अंदर भी साइज ज़्यादा होती है तो इनमें भी कैसे फोर्सेस होंगे? strong, इनमें भी बेटा स्ट्रोंग वंडरवाल फोर्सेस होंगे। बोलो समझ आया नहीं आया? yes sir, समझ गए बेटा बात? yes sir, उसके बाद मॉलिक्यूलर मासेस, लायोफिलिक इंटरेक्शंस, वंडरवाल फोर्सेस। इनका नेचर बेटा लायोफोबिक नेचर होता है। लायोफोबिक नेचर। और ये कैसे होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर लायोफिलिक नेचर। और इनमें बोथ होते हैं, बोथ लायोफोबिक, दोनों होंगे बेटा। इनमें लायोफोबिक भी होगा और लायोफिलिक भी होगा। फिर समझ गए बेटा बात? yes sir, देखो मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि मल्टीमोलिकुलर का मतलब जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल ऐसा बना लें कि जिसकी साइज कहाँ पे आ जाए? कोलोइडल रेंज में आ जाए। और मैक्रोमोलिकुलर का मतलब कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में टूट के एक ऐसी साइज का मॉलिक्यूल बना लें कि जिसकी साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए। ठीक है बेटा? और एसोसिएटेड का मतलब लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? वो लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वो एसोसिएटेड एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स बनाएंगे, उनको बोलेंगे हम एसोसिएटेड कोलोइडल्स। मल्टीमोलिकुलर में वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगे, इनमें स्ट्रॉन्ग और इनमें भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये लायोफोबिक नेचर के होंगे ये लायोफिलिक नेचर के, और मैक्रोमोलिकुलर में दोनों नेचर होंगे, लायोफोबिक भी और लायोफिलिक भी। ठीक है बेटा? बाकी मल्टीमोलिकुलर के एग्जांपल्स, मल्टीमोलिकुलर में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे मेटल सोल्स हों, सल्फर सोल्स हों, और लायोफिलिक में स्टार्च, गम, जेलेटिन, रबड़, पॉलीमर्स के सोल्स। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सोप मिसेल पढ़ा होगा ना 10th क्लास में? बेटा पढ़ा था नहीं पढ़ा सोप मिसेल्स? yes sir, तो देखो ये तीनों में बेसिक डिफरेंसेस हो गए। अब इसमें हम पढ़ते हैं इसका एग्जांपल सोप मिसेल्स का। देख बेटा ये सोप मिसेल्स जो हैं ये मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही बनती हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर TK मिसेल फॉर्मेशन starts above missile formation starts above particular temperature known as क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसाइल बननी स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर इसके अंदर एक कंसंट्रेशन का भी रोल होता है, उसको बोलते हैं हम CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन।
क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, मिसाइल फॉर्मेशन occurs above पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही होता है बेटा, और वो यूजुअली होती है 10⁻⁴ मोलर टू 10⁻³ मोलर। मिसाइल फॉर्मेशन अकर्स अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल मिसाइल। जिस कंसंट्रेशन के ऊपर बेटा मिसाइल बनने स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल ऑफ सोप, सोडियम स्टीयरेट सोप, साबुन का। सोडियम स्टीयरेट सोप होता है, देखो ऐसे याद रखना, कार्बन 17, एस मतलब 17, C17 और 17 दूनी 34 प्लस 1 35, C17 S35 COO नेगेटिव Na। एक होता है पाल्बिटेट सोप, P मतलब 15, P मतलब बेटा 15, तो जैसे इसमें किया था 15 दूनी 30, ये 17 दूनी 34 प्लस 1 35, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, C15 H31 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेटा सोप। अब सोप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, देखो ये तो जो पार्ट होता है R+, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा हम हाइड्रोफिलिक हेड। क्या बोलते हैं इसको हम? दिस पार्ट, ये जो रेड रेड वाला पार्ट है अपना, दिस इज नोन एज हाइड्रोफिलिक हेड। देखो बेटा हमने उसमें तो बोला था लायो, फिलिक मतलब लविंग और लायो मतलब कोई भी सॉल्वेंट होता है, तो हाइड्रो अगर शब्द लग जाए तो उसका मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा? वाटर हो गया। हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक हेड मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, दिस इज वाटर लविंग। कैसा होगा ये फेस? वाटर लविंग होगा, और ये पार्ट पोलर होगा बेटा। ओके, अब देखो ये दिस इज हाइड्रोफोबिक, शाबाश, हाइड्रोफोबिक टेल, इसको बोलते हैं बेटा हम हाइड्रोफोबिक टेल। और हाइड्रोफोबिक टेल क्या होगा? वाटर एटिंग, वाटर एटिंग और वाटर रिपेलिंग, एंड दिस पार्ट इज, ये कैसा होगा बेटा? ये नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर। बेटा बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। और ये जो C17 S35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जो पार्ट है बेटा, इस पूरे आयन को बोलते हैं हम स्टीयरेट आयन। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो क्या होता है कि अब इसमें मिसाइल फॉर्मेशन में बताता हूँ कैसे बनेगी। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे ये पानी लिया तुमने एक बकेट में, कपड़े के ऊपर बेटा पानी लगा के साबुन लगाते हो ना, तो ये पानी से इस साबुन का कौन सा पार्ट अट्रैक्टेड होगा बेटा? इधर इस पानी की साइड में देखो, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पढ़ा है ना अपन ने सॉल्यूशंस में, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो बेटा पानी पोलर और स्टीयरेट भी पोलर, तो टेल पार्ट तो रहेगा बाहर की साइड में, और यहाँ कौन सा पार्ट रहेगा? इधर
हेड पार्ट, तो ये जो ये हैं सोप के मॉलिक्यूल्स, दीज आर सोप मॉलिक्यूल्स एट द ये सोप मॉलिक्यूल्स है बेटा सरफेस के ऊपर, दीज आर सोप मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, समझ गए। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर कोई भी जो सोप पार्ट ले लो, ऑयल और ग्रीस पार्टिकल ले लिया हमने, तो ये अभी हमने कहा कि अबोव CMC सोप मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पे तो ऐसा हुआ, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब अबोव CMC के ऊपर देखो बेटा, ये तो मान लिया हमने ऑयल और ग्रीस पार्टिकल, कपड़े के ऊपर लग गया मान लो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल, ठीक है बेटा। अब इस ऑयल और ग्रीस पार्टिकल से देखो कि आप लोग जोड़ दो इससे, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बेटा 17 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव ऐसे जुड़ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे सारे ये कितने जोड़ दो बेटा इसके अंदर, ये जो देखो टेल पार्ट ऑयल और ग्रीस पार्ट जो होता है बेटा, ऑयल और ग्रीस वाटर रिपेलिंग होता है बेटा, वाटर हीटिंग होता है, रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग होता है ऑयल और ग्रीस पार्ट। तो बेटा देखो ये ऑयल और जो ग्रीस पार्टिकल्स के ये जो हैं, ये इसकी सोप की सरफेस के ऊपर साबुन के जो पार्टिकल्स हैं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ऑयल और ग्रीस की सरफेस के ऊपर जुड़ जाएंगे ऐसे। बेटा बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस देखो ये ऐसे जुड़ गए और ये सारों के बाहर की साइड में क्या होगा, तो ये जो स्पेरिकल ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सोप मिसेल। ये क्या बन गया अपना, इसमें लगभग ऐसे 100 ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं बेटा। इसमें कितने जुड़ जाते हैं इसमें, दिस स्पेरिकल structure formed with oil or grease particle, oil or grease particle is known as सोप मिसेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के साथ ये स्पेरिकल ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे हम सोप मिसेल। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं है? और एक सोप मिसेल में अबाउट 100 ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। साबुन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, अबाउट अबाउ 100 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा देखो साबुन कम लगाते हैं तो जो कपड़े के ऊपर गंदगी होती है वो पूरी तरीके से साफ नहीं होती है ना। बेटा बोलो। यस सर। अब देखो इसमें मैं सोप मिसेल में ये लिख रहा हूं क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो बेटा क्लीनिंग एक्शन कैसे बताएंगे इसका हम, कि जैसे सरफेस के ऊपर ये यहाँ पे ऑयल और ग्रीस पार्टिकल लिया था हमने कि एज ऑयल और ग्रीस पार्टिकल, बेटा ये वाटर रिपेलेंट होंगे ना, वाटर रिपेलेंट, सो
hydrophobic tail part will gets attached ऑयल और ग्रीस वाटर रिपेलेंट होते हैं बेटा ये, तो वाटर रिपेलेंट होते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट विल गेट अटैच टू oil particle and hydrophobic head part is projected सर ये हाइड्रोफोबिक हेड होगा। हाइड्रोफिलिक हेड बेटा, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड्स प्रोजेक्टेड होगा बेटा। अब देखो जब पानी डालेंगे हम कपड़े के ऊपर तो वाटर भी पोलर है और हेड पार्ट भी कैसा है बेटा, हेड पार्ट भी पोलर है। सो इट क्रिएट्स a outward electrostatic pull. आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल क्रिएट करेगा बेटा किसके ऊपर, ऑन ऑयल और ग्रीस पार्टिकल। ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के ऊपर क्या क्रिएट करेगा बेटा ये, आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल क्रिएट करेगा बेटा ये ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के ऊपर, समझ गए। तो आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल क्रिएट करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, बताओ बेटा। जब पानी के साथ हम कपड़े को धोएंगे तो ये इम्प्योरिटीज उसके साथ वॉश अवे हो जाएगी, हैंस दे गेट बेटा, उसको ऑयल और ग्रीस पार्टिकल को बाहर की तरफ खींच लाएगा ना। देखो ये जो ऑयल और ये हेड पार्ट है ये पानी के पीछे भागने की कोशिश करेगा, यहाँ पे CO माइनस Na पॉजिटिव, ये पोलर है तो ये पोलर पानी के पीछे जाएगा, पानी के पीछे जाएगा तो ये यहाँ ऑयल और ग्रीस पार्टिकल को अपने साथ खींच ले जाएगा या नहीं बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया। यस सर। ये बेटा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। और सोप का मतलब ये या डिटर्जेंट्स के टाइप तो ऑर्गेनिक में आएंगे, हम वहाँ पढ़ेंगे। दिस इज सेम फॉर डिटर्जेंट्स। बस सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क होता है कि सोप हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता और डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ काम करेंगे बेटा। बेटा बोलो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो, नो सर। अरे बोलो भाई। नो सर। बेटा समझ में आ गया सबको, सोप मिसेल क्लीनिंग Yes, एक्शन ऑफ सोप, और ये इनके बीच में डिफरेंसेस बिटवीन एसोसिएटेड मैक्रोमोलिकुलर एंड मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल्स। देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल्स। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल्स। दो मेथड्स हैं इसमें।
ऐसे याद रखना, डी डी एंड सी ए, डी डी एंड सी ए। डी डी मतलब डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसमें सी ए कंडेंसेशन डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। Agree. देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब क्या होगा कि बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स, और उनको क्या किया जाएगा, उनको तोड़ना, बड़े पार्टिकल्स को तोड़ना इनटू छोटे पार्टिकल्स। अब बहुत छोटे में भी नहीं तोड़ देना। देखो बेटा, जैसे तुम्हारे को गेहूं से दलिया बनाना है, तो गेहूं से दलिया बनाना है तो उसको भी डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गेहूं। और एक गेहूं से आटा बनाना है, उसको भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ गेहूं बोलेंगे। यस और नो? Yes, sir. रिया दीप, रिया, Yes, sir. रिया, Yes, sir. रिया बेटा, तुम आटा कहाँ पिसवाते हो? Sir, चक्की पर। अच्छा, और तनु तुम? तनु Yes, sir. बेटा आटा कहाँ पिसवाते हो? चक्की पर ही। अच्छा, कोमल, कोमल शेखावत, सर, हाँ बेटा, कहाँ पिसवाते हो कोमल? सर घर पे पीस लेते हो? और देवेंदु? सर, देवेंदु? सर रेडीमेड आटा खरीदते अच्छा, रेडीमेड खरीदते हो। अपरा? सर चक्की पर। अच्छा, चक्की पे। दीपांशु? युक्ता तुम? युक्ता? अरे बेटा, आटे को पिसवाते हैं तो आटा तो पिसा पिसाया होता है। देखो तुम सारे बेवकूफ़ बन गए, गेहूं पिसवाते हैं, आटे को कोई पिसवाता है क्या? अब देवेंदु ने सही जवाब दिया, बस देवेंदु बोला सर हम तो रेडीमेड लाते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया? बेवकूफ़ बन गए ना तुम। यस सर। अरे आटे को पिसवाते हैं क्या कोई? बेटा गेहूं को पिसवाते हैं, आटे को पिसवाते हैं। मैंने ये बोला था, तुमने सुना ही नहीं ध्यान से कि आटे को कहाँ पिसवाते हैं। देखो तो गेहूं से आटा बनाना भी डिसइंटीग्रेशन है और दलिया बनाना भी, लेकिन आटे में तो पार्टिकल्स बहुत छोटे हो गए ना बेटा। अरे बोलो। यस सर। तो बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में बदल दें जिसकी साइज कोलोइडल रेंज की हो। बेटा बड़े पार्टिकल को छोटे में बदलना जिसकी साइज किसके अंदर आए? कोलोइडल रेंज में आए, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बड़े पार्टिकल को छोटे में बदलना जिसकी साइज क्या हो? कोलोइडल रेंज में आए, उसको बोलेंगे हम डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद देखो कंडेंसेशन और एग्रीगेशन। देखो कंडेंसेशन और एग्रीगेशन के अंदर क्या होगा बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बड़ा पार्टिकल बना लें जिसकी साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? Yes, sir. छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर, देखो कंडेंस करना मतलब जोड़ना, एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, जोड़ के
ऐसा पार्टिकल बना दें जिसकी साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए। समझ गए बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के एक ऐसा पार्टिकल बना दें कि जिसकी साइज किस में आ जाए, कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाए। बेटा बोलो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? यस अब देखो इसके 3 मेथड हैं अपने पास। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल्स में डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन के लिए। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन, और एक इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। देखो बेटा अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर बेटा इसको ये समझ लो, तुम जैसे चक्की जानते हो ना, चक्की, यस सर देखो उस चक्की के 2 पार्ट होते हैं जिसके अंदर पत्थर के होते हैं, वो जिनके बीच में गेहूं डाला जाता है। Yes, sir. तो उसके ऊपर बेटा एक सर्किल सा होता है जिससे हम एडजस्ट करते हैं कि अपने को गेहूं का आटा मोटा बनाना है, बारीक बनाना है, या उससे दलिया बनाना है। यस और नो? Sir. बेटा करते हैं नहीं करते? Yes, sir. सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। बेटा समझ में नहीं आया इधर? ये बहुत आसान सी बात बोली है। देखो फ्लोर मिल जानता है देवेंदु? सर सुना है, देखा नहीं है। अच्छा देखा है, देखा नहीं है। देख बेटा आटा कैसे बनता है देवेंदु, ये देख यहाँ से डाला तूने गेहूं, क्या डालेंगे यहाँ से हम, ये तो इसके अंदर हो गया ड्राइविंग, ड्राइविंग बेल्ट, मतलब जो इसको घुमाएगा, फैन बेल्ट या पट्टा होता है ना बेटा जो चक्की को घुमाता है। और उसके अंदर तो पत्थर के डिस्क होते हैं। यहाँ पे ये हम लेते हैं स्टील डिस्क। बेटा ये देवेंदु स्टील के डिस्क हैं, और यहाँ पे जो भी सब्सटेंस पोर्ड, उस सब्सटेंस को पोर करेंगे जिसका कोलोइडल बनाना है। तो ये जो डिस्क है ना बेटा, इन डिस्क में से यहाँ से जो इन डिस्क के अंदर, इन डिस्क को ऐसे सेट करेंगे हम कि इसमें से जो पार्टिकल्स निकले, यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल्स का जो डिस्चार्ज निकलेगा इन डिस्क के बीच में से बेटा क्या होगा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स का डिस्चार्ज निकलेगा तो क्या हो जाएगा उसके अंदर, जो कोलोइडल पार्टिकल्स का डिस्चार्ज निकलेगा उसमें से क्या हो जाएगा बेटा कि इनके बीच में गैप इतना एडजस्ट करेंगे हम इन डिस्क के बीच में कि कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज़ क्या ही बने। जैसे बहुत कम गैप कर दिया तो पार्टिकल की साइज़ छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गैप रख दिया तो पार्टिकल की साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो अपने को कितनी साइज़ रखनी है यहाँ पे, मतलब द गैप बिटवीन द डिस्क gap between the two steel discs are maintained in such a way gap between the two steel discs are maintained in such a way such that colloidal particles are maintained in such a way such that colloidal particles are formed। बेटा समझ गए?
देवेंद्र समझ गया क्या? सर एंड देन पार्टिकल्स आर gap between the two steel discs are maintained in such a way such that colloidal particles are formed and the particles are dispersed in suitable medium to form a colloidal. बेटा बोलो, समझ में आया नहीं? है बहुत आसान सी बात है इसके अंदर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में। तो बेटा समझ गए क्या? और ये जो 7000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट रोटेट कराया जाता है इसमें लगभग डिस्क के बीच में। बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. कि दो स्टील डिस्क के बीच में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब दो स्टील डिस्क के बीच में इतना गैप रखेंगे कि ये कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज, कि इनके बीच में से कौन से पार्टिकल्स बाहर निकले, कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स बाहर निकले इसके बीच में से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अब ये पेप्टाइजेशन जो मेथड है बेटा, पेप्टाइजेशन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, ये मेथड हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। और परसों सैटरडे को टेस्ट भी लूंगा बेटा मैं, ये जितना पढ़ा दिया ना ये पार्ट इसका। Okay, sir. ठीक है बेटा? यस सर। सर हाँ बेटा। सर हाँ बोलो।